नमस्कार साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की और एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? विभिन्न विशेषताओं की सहायता से विवेचना कीजिए। तो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसी से हमको प्रकृति भी पता चलेगा। तो प्रस्तावना जो इसका इंट्रोडक्शन है इसको हम देखेंगे। भारतीय संविधान है वह विश्व के सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान में से एक है। यह संविधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का आधार है। भारतीय संविधान की प्रकृति को समझने के लिए उसकी मूल विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला, बल्कि एक संतुलित एवं जीवंत संविधान है। तो इसके जो नेचर हैं और जो फीचर हैं, इसके जो नेचर एंड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको हम समझेंगे कि इसके जो नेचर और फीचर क्या है, प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान एक पूर्णतः लिखित संविधान है जिसमें शासन व्यवस्था से संबंधित सभी नियम व सिद्धांत लिखित रूप में सम्मिलित हैं। यह इसे ब्रिटिश संविधान से भिन्न बनाता है जो अलिखित है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, जो इसकी दूसरी विशेषताएं हैं वो हैं कि विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में अधिक हो गई हैं। इसमें प्रशासन, न्यायपालिका, संघ राज्य संबंध, आपातकाल, मूल अधिकार आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें इन सभी चीज़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, रिगिड और फिक्सेबल। भारतीय संविधान की प्रकृति आंशिक रूप से कठोर तथा आंशिक रूप से लचीली है। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जब संविधान में संशोधन करना होता है तो कुछ जो विषय हैं उन पर तो सामान्य बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। और जो चौथा पॉइंट है वो बताता है संघात्मक व्यवस्था कि फेडरल सिस्टम विद एकात्मक सुझाव। संविधान में संघात्मक ढांचा अपनाया गया है जिसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। अनुच्छेद 245 से 263। परंतु आपातकाल के समय यह एकात्मक रूप ले लेता है। जब आपातकाल होता है तो उस समय यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। और इसके महत्वपूर्ण जो केसेस हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का, इसमें बताया गया कि भारत एक संघात्मक राज्य है परंतु पूर्ण संघीय नहीं है। और पांचवा पॉइंट धर्मनिरपेक्ष संविधान, सेकुलर नेचर। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और जो छठवां है लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक नेचर। भारत में लोकतंत्र की स्थापना संविधान द्वारा की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचित सरकार, जनता की सर्वोच्चता। और सातवां है मौलिक अधिकारों की प्रधानता, फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3
में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो संविधान की लोकतांत्रिक एवं उदार प्रकृति को दर्शाते हैं। अब इसको भी केस के माध्यम से समझते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 का केस। तो इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या, मतलब कि इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसकी व्याख्या की गई। और 8वां है न्यायिक सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनरावलोकन। तो भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिससे न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। और इसको निष्कर्ष में हम समझेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति विस्तृत, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक एवं कल्याणकारी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है, जिससे यह एक जीवंत संविधान बन जाता है। और इसी तरह पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 युक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है। इस कथन के आधार पर वर्ग विधान एवं युक्तियुक्त वर्गीकरण का विवेचना कीजिए। तो इसको हम समझते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। तथापि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार किया जाए। इसलिए अनुच्छेद 14 युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, जबकि वर्ग विधान को निषिद्ध करता है या प्रतिबंधित करता है। अब इसको समझेंगे पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है अनुच्छेद 14 का अर्थ एवं क्षेत्र। इसमें 14 का विस्तार किया गया है। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत 2 सिद्धांत निहित हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह अनुच्छेद राज्य को मनमाना या पक्षपातपूर्ण कानून बनाने से रोकता है। दूसरा पॉइंट है वर्ग विधान, क्लास लेजिस्लेशन। ये इसका अर्थ जब राज्य किसी विशेष वर्ग को बिना किसी युक्ति संगत आधार के विशेष लाभ या हानि पहुंचाता है तो उसे वर्ग विधान कहा जाता है। वर्ग विधान की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मनमाना भेदभाव, युक्त आधार का अभाव, समानता के अधिकार का उल्लंघन। अनुच्छेद जो 14 है इसके अंतर्गत जो निषिद्धियां हैं ये निषिद्धि। नंबर जो 3 है ये युक्त वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन को बताता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका अर्थ हम समझेंगे। युक्त वर्गीकरण वह है जिसमें समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक वर्ग में तथा असमान परिस्थितियों वालों को अलग वर्ग में रखा जाता है। यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मान्य है। ठीक, और ये चौथा जो पॉइंट है युक्त वर्गीकरण की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहला सिद्धांत जो है या शर्त है बोधगम्य भिन्नता, इंटेलिजिबल डिफरेंटिया। वर्गीकरण किसी स्पष्ट एवं तर्कसंगत आधार पर होना चाहिए। यह कहता है कि जो वर्गीकरण है वह तर्कसंगत आधार पर या स्पष्ट आधार पर ही होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है युक्त संबंध रेशनल नेक्सस को दिखाता है। वर्गीकरण का उद्देश्य तार्किक संबंध होना चाहिए। अब केस के माध्यम से समझेंगे। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार 1952 में न्यायालय ने युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। अब हम 5वें पॉइंट को देखेंगे जो वर्ग विधान एवं युक्त वर्गीकरण में अंतर बताता है।
तो वर्ग विधान एवं युक्त युक्त वर्गीकरण में क्या अंतर है, इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे ये जो चार्ट बना है इसको देखना होगा। इसके जो आधार हैं और वर्ग विधान है, युक्त युक्त वर्गीकरण, आधार वर्ग विधान और युक्त युक्त वर्गीकरण। अब इसमें आधार के आधार पर अंतर बताया जाएगा, आधार के आधार पर अंतर बताया जाएगा। तो प्रकृति के आधार पर क्या अंतर है, वर्ग विधान में मनमाना ढंग होता है और युक्त युक्त वर्गीकरण में तर्क संगत होता है। अनुच्छेद 14 इसमें निषिद्ध है और इसमें अनुमत है। उद्देश्य, इसमें भेदभाव, वर्ग विधान में भेदभाव किया जाता है और युक्त युक्त वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित किया जाता है। अब हम 6वां टॉपिक देखेंगे जो है न्यायालय का दृष्टिकोण। न्यायालय के दृष्टिकोण से सहायता से हम समझेंगे। न्यायालय का दृष्टिकोण यह रहा है कि समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं बल्कि न्यायसंगत व्यवहार है। अब इसके जो केसेस हैं, जो वाद हैं, वह है राम किशन डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958 का केस। वर्गीकरण के वैध होने के सिद्धांत निर्धारित किए गए इस केस में। कंक्लूजन में, अतः यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 14 समानता की रक्षा करता है किंतु युक्त युक्त वर्गीकरण द्वारा व्यवहारिक न्याय को संभव बनाता है। जहां वर्ग विधान समानता का हनन करता है वहीं युक्त युक्त वर्गीकरण समानता को सुदृढ़ करता है। इसी तरह हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और अब कवर करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। क्या विदेश भ्रमण का अधिकार व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है? तो अब इसको हम समझेंगे इंट्रोडक्शन से। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिनका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा उसकी गरिमा की रक्षा करना है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन की गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा इन अधिकारों की व्यापक एवं उदार व्याख्या की है। व्यापक एवं उदार व्याख्या की है। तो इसको हम समझेंगे। इसके मुख्य भाग को, जो पहला पॉइंट है वो बताता है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का अर्थ एवं अनुच्छेद 21 के जो अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी उसको छोड़कर और किसी भी तरह जो विधियाँ होंगी उनसे वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 2 महत्वपूर्ण अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। पहला, जीवन का अधिकार जो राइट टू लाइफ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। प्रारंभ में न्यायालय ने इसकी संकीर्ण व्याख्या की किंतु समय के साथ इसकी परिधि का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ। सेकंड जो है वो प्रारंभिक संकीर्ण दृष्टिकोण। ए.के. गोपालन का जो केस है, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ केवल विधायी प्रक्रिया है। न्यायालय यह नहीं देखेगा कि प्रक्रिया न्याय संगत है या नहीं। मौलिक अधिकार स्वतंत्र एवं पृथक है। इस निर्णय के कारण व्यक्तिक स्वतंत्रता का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया। और जो तीसरा पॉइंट है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या। मेनका गांधी का वाद। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। यह निर्णय अनुच्छेद 21 का मील का पत्थर कहा जाता है।
ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें न्यायालय ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर संबंधित हैं। मनमानी प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस निर्णय के बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया। चौथा पॉइंट है विदेश भ्रमण का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। विदेश भ्रमण का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मेनका गांधी के वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, व्यक्ति स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण विदेश जाने से रोकना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित अन्य अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 21 में निम्न अधिकारों को सम्मिलित किया है। जो पहला है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। फ्रांसिस कोरली मुलिन वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। इस केस में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया गया। सेकंड है शीघ्र न्यायालय का अधिकार। शीघ्र न्याय का अधिकार हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में बताया जाता है कि व्यक्तियों को, नागरिकों को शीघ्र न्याय का अधिकार है। कानूनी सहायता का अधिकार जो मनु भाई प्रगाजी वासी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताया गया। निजता का अधिकार के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में बताया गया। निजता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया। जो 6 पॉइंट है वो व्यक्ति स्वतंत्रता एवं मानव गरिमा। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जीवन का अधिकार केवल शाश्वत जीवन नहीं बल्कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव अस्तित्व का मूल आधार है। कंक्लूजन देखेंगे। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक जीवंत एवं विस्तृत अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रगतिशील व्याख्याओं द्वारा इसके केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित न रखकर जीवंत के प्रत्येक आवश्यक पहलू से जोड़ दिया है। विदेश भ्रमण का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और इसे बिना न्याय संगत कारण छीना नहीं जा सकता है। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। तीसरा कंप्लीट हो चुका है। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस कथन के समर्थन में संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अब इसका भी हम जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल भावना एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इसी सामाजिक विविधता का ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट के रूप में स्थापित किया, जिससे प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाए। अब इसका जो पहला पॉइंट है वह है धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म का विरोध नहीं है बल्कि राज्य का सभी धर्मों के प्रति तटस्थ व्यवहार करना है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा, किसी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वह प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, प्रेम्बल एंड सेकुलरिज्म, यह बताता है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सेकुलर शब्द जोड़ा गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत की शासन प्रणाली धर्मनिरपेक्ष आधार पर संचालित होगी। और जो तीसरा पॉइंट है वह
है अनुच्छेद 25, जो धर्म की स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार है। चौथा पॉइंट, अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को यह अधिकार देता है कि वह अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करें, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करें। अनुच्छेद 27, कर एवं धर्म टैक्स के बारे में बताया गया है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स अदा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण के लिए किया जाए। यह राज्य की धार्मिक तटस्थता को दर्शाता है। 6 पॉइंट है आर्टिकल 28, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जिससे धर्म और राज्य का पृथक्करण को बल मिलता है। समानता का अधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता, आर्टिकल 14 से 15। अनुच्छेद 14 और 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करते हैं, जिससे सभी धर्मों के नागरिकों को समान संरक्षण प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे 8वें पॉइंट की, जिसमें न्यायालय का दृष्टिकोण दिया गया है। तो हम केस समझेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। ESR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1994 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर है। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का समान आदर है। इसमें बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का समान सम्मान है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। यहाँ राज्य धर्म से पूर्णतः अलग नहीं रहता, आवश्यकता अनुसार सभी धर्मों में सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। कंक्लूजन हम लोग देखेंगे तो अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु एवं समावेशी राज्य के रूप में स्थापित किया है। संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों से यह सिद्ध होता है कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में सहायक है। अब इस तरह हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है 5वां क्वेश्चन, जो कहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपलब्ध संवैधानिक उपायों का विवेचना कीजिए और क्या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार तभी सार्थक माने जा सकते हैं जब उनके उल्लंघन की स्थिति में प्रभावी उपचार उपलब्ध हों। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपाय प्रदान किए। इन उपायों को मुख्य उद्देश्य राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाना तथा नागरिकों के अधिकार की वास्तविक रक्षा करना है। इसी कारण अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। अब इसको डिटेल में समझेंगे। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का अर्थ। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन इन्फोर्सेबल ऑफ फंडामेंटल राइट से तात्पर्य है जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तब वह न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकार की रक्षा कर सके। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है तो मैं बिना किसी संकोच के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं
हृदय कहूँगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इस रिट का उद्देश्य अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। केस के माध्यम से A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, परमादेश, मैंडमस। जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब न्यायालय इस रिट द्वारा उसे कर्तव्य पालन का आदेश देता है। वाद है प्रागा टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस CB इमैनुअल 1969, निषेधादेश। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने हेतु जारी की जाती है। अब है उत्प्रेक्षता, उत्प्रेषण। इस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर सकता है यदि वह अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया गया हो। TC बासप्पा वर्सेस T नागप्पा 1954 का केस। और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा, क्यू वारंटो अधिकार प्रेक्षा। यह रिट यह जांचने हेतु जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर वैध रूप से आसीन है या नहीं है। तो इसको भी वाद के माध्यम से समझेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेज CD गोविंदा राव 1965। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों बल्कि अन्य वैधानिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 226 की परिधि अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन केवल राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य को सम्मिलित है, इसमें राज्य में जो सम्मिलित है बताया गया है कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी इसके माध्यम राज्य के रूप में माने गए हैं, इनको राज्य माना गया है। RD सेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 में इनको राज्य माना गया। आपातकाल को समय, जो 6वां पॉइंट है वह आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का परिवर्तन। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि ये जो है वो जीवन जीने का अधिकार जो निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला का 1976 का जो केस है, इसके बाद में पुट्टास्वामी वाद में अप्रासंगिक माना गया। निष्कर्ष देखेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए सशक्त संवैधानिक उपाय प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 32 वास्तव में संविधान की आत्मा और हृदय है, क्योंकि इसके बिना मौलिक अधिकार मात्र कागजी अधिकार बनकर रह जाते हैं। क्वेश्चन जो 6 है इसको हम बाद में कंप्लीट करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से बने रहिए हमारे चैनल में, और इसको बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो इसका जो क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, मतलब कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से
संवैधानिक जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसको क्लियर कर सकें। तो धन्यवाद।